बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब देखने वाले एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि बारिक वसल्लम वसल्लु अलैहि। अस्सलाम वालेकुम। एडवोकेट मोहम्मद आसिफ असलम और आप देख रहे हैं लॉ एजुकेशनल एकेडमी चैनल। हमारा QSO का सिलसिला जो है लॉ गेट का वो जारी है और हमने 69 आर्टिकल तक पढ़ लिए थे। आज हम आर्टिकल 70 से शुरू करते हैं। ये चैप्टर 4 के अंदर आता है और इसकी जो हेडिंग है ऑफ ओरल एविडेंस, इसके कैटेगरी में आता है। तो आर्टिकल 70 क्या कहता है कि प्रूफ ऑफ फैक्ट्स बाय ओरल एविडेंस, कि ओरल एविडेंस के जरिए से कौन से हकाइक जो है वो साबित किए जा सकते हैं। ऑल फैक्ट्स, लफ्ज ऑल बड़ा कीमती है यहाँ पर। ऑल फैक्ट्स, तमाम हकाइक, एक्सेप्ट दी कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट, मां सिवाय जो तहरीरी मवाद है दस्तावेज का, मे बी प्रूव्ड, हम उसको साबित कर सकते हैं बाय ओरल एविडेंस, ओरल एविडेंस से। लॉ गेट में आपसे पूछेगा कि क्या ओरल एविडेंस जो है हम उसको कौन कौन से केसों में साबित कर सकते हैं। आप कहेंगे कि कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट को छोड़कर बाकी तमाम, ऑल का लफ्ज इस्तेमाल होगा कि ऑल फैक्ट्स मे बी प्रूव्ड बाय ओरल एविडेंस। अब है 71, ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट। ये आर्टिकल 71 ये कहता है कि जो आप ओरल एविडेंस देना तो आप उसके अंदर ये वाली बात कहेंगे, अगर कोई ऐसा वाकया था जो जिसका ताल्लुक देखने से था तो आप कहेंगे मैंने अपनी आंखों से देखा। ऐसा वाकया जो सुनने से ताल्लुक था आप कहेंगे मैंने अपने कानों से सुना। ऐसा वाकया था जिसको आप महसूस कर सकते थे अपनी हिस्सों के जरिए तो आप कहेंगे मैंने अपने हिस्सों के जरिए खुद महसूस किया। ये नहीं कह सकते आप कि मैंने किसी के जरिए सुना, किसी ने देखा तो मुझे बताया, ये वाली बात नहीं। यानी ये कहा गया इसके अंदर 71 में कि जो भी गवाह आएगा, जो ओरल एविडेंस देगा, उसकी गवाही डायरेक्ट होगी। उसका मतलब क्या है कि वो ये कहेगा मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, चश्मदीद गवाह होगा, सिंपल वर्डिंग में। ओरल एविडेंस मस्ट बी डायरेक्ट, ओरल एविडेंस जो है वो डायरेक्ट होने चाहिए। ओरल एविडेंस मस्ट, ओरल एविडेंस जरूर हर हालत में, इन ऑल केसेस, तमाम केसों में, वट एवर बी डायरेक्टेड, वट एवर बी डायरेक्ट, कोई भी चीज जो हिदायत की गई हो, दैट इज टू से, वो ये कहा जाएगा, यानी ये कहा गया कि ओरल एविडेंस क्या होने चाहिए, इफ इट रेफर्स टू ए फैक्ट, अगर इसका ताल्लुक ऐसे हकाइक से है विच कुड बी सीन, जिसको देखा जा सकता था। इट मस्ट बी द एविडेंस ऑफ ए विटनेस, ये विटनेस का वो एविडेंस होना जरूरी है, हु सेज, जो ये कहे, ही सा इट, के मैंने इस वकूए को देखा। तो लॉ गेट में आपसे कहेगा कि क्या आर्टिकल 71 के तहत हम ये कर सकते हैं कि वकूआ किसी और ने देखा हो और दूसरा बंदा कहे कि किसी और ने देखा, मैं गवाही देता हूं, तो आप कहेंगे आर्टिकल 71 की ये वायलेशन है, उसकी ये खिलाफ वर्जी है। तो ऐसा नहीं होगा, बल्कि जिसने अपनी आंख से देखा है वही चश्मदीद गवाह कहलाएगा। इफ इट रेफर्स टू ए फैक्ट, अगर इसका ताल्लुक ऐसी हकीकत से है विच कुड बी हेयर्ड, जो सुनी जा सकती थी, ऐसा वकूआ जो सुना जा सकता था, इट मस्ट बी द एविडेंस, उसका जो एविडेंस है, सबूत, जरूर ऐसा होना चाहिए, ऑफ ए विटनेस, उस गवाह का, हु सेज, जो ये कहे, ही हेयर्ड इट, के मैंने इसको सुना। इफ इट रेफर्स टू ए फैक्ट विच कुड बी परसीव्ड, अगर कोई ऐसा फैक्ट है जिसको हम महसूस कर सकें बाय एनी अदर सेंसेस, किसी दूसरी हिस्सों के जरिए से, और इन एनी अदर मैनर, या किसी दूसरे तरीके से, इट मस्ट बी द एविडेंस, ये ऐसा एविडेंस होना चाहिए, ऑफ ए विटनेस, विटनेस का, हु सेज, जो कहे, ही परसीव्ड इट, कि मैंने इसको महसूस किया, बाय दैट सेंस, उस मुतलका हिस्स के जरिए से, और इन दैट मैनर, या इस तरीके से। यानी आर्टिकल 71 के अंदर आपसे लॉ गेट में पूछेगा कि किसी शख्स ने अपनी आंखों से नहीं देखा, कानों से नहीं सुना, अपनी बॉडी की हिस्सों से कोई चीज महसूस नहीं की, तो क्या वो आर्टिकल 71 के तहत जो है वो डायरेक्ट गवाह है। आप कहेंगे नहीं, बल्कि आर्टिकल 71 क्या कहता है कि वो गवाह जिसने अपनी आंखों से देखा हो, कानों से सुना हो, या अपने हिस्सों से महसूस किया हो,
वो सामने बतौर गवाह आर्टिकल 71 के तहत आ सकता है क्यूएसओ में। आगे बड़ा कीमती है ये प्रोविजन क्लास है प्रोवाइडेड दैट, अब ये कहा गया द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट, कोई ऐसा एक्सपर्ट जिसका कोई नजरिया हो एक्सप्रेस्ड इन एनी ट्रेटी, कि जो किसी मुहायदे के अंदर उसने अपना कोई या अपनी कोई तहरीर के अंदर उसने अपना कोई जो है अपना नजरिया दिया हो, ओपिनियन दिया हो, कॉमनली ऑफर्ड फॉर सेल, जो आम तौर पर फरोख्त करने के लिए रखा गया हो या रखा जाता है, एंड द ग्राउंड्स, और वो ग्राउंड्स ऑन विच सच ओपिनियन आर हेल्ड, जिसकी बुनियाद पर ये नजरिया दिया गया था, मे बी प्रूव्ड, ये लफ्ज़ बड़ा कीमती है, मे बी प्रूव्ड, हम उसको साबित कर सकते हैं बाय द प्रोडक्शन ऑफ सच ट्रेटीज, के उस मुहायदे को लेकर, इफ द अथर इज डेड, कब, कि जब या तो उसके लिखने वाला वो फोत हो चुका हो, आर कैन नॉट बी फाउंड, या वो हमें मिल ना रहा हो, आर हैज बिकम इनकैपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस, या वो इस काबिल ना हो कि वो आके गवाही दे सके, आर कैन नॉट बी कॉल्ड, या हम उसको बुला ना सके एज ए विटनेस के तौर पर, विदाउट एन अमाउंट ऑफ डिले, मां सिवाय ये होगा कि वक्त का ज़या होगा, आर एक्सपेंस, या बहुत पैसा लगेगा, विच दी कोर्ट रिगार्ड, जो कोर्ट तसव्वुर करती है एज अनरीजनेबल, कि ये मौजू नहीं है, ये बेहतर नहीं है। तो सिंपल वर्ड में आपसे लागेट में पूछेगा एक ऐसा एक्सपर्ट है, उसने अपना कोई नजरिया ऐसा लिखा कि वो पब्लिश हो जाता है, यानी मार्केट में सेल करने के लिए पब्लिश होने वाला कोई मैटर है, तो अगर वो अथर जो है उसका लिखने वाला डेड हो, या वो पाया ना जा रहा हो, या वो इस काबिल ना हो कि अब वो पागल हो चुका है या बीमार है कि वो कैपेबल ना हो, या फिर अदालत को यूं लगे कि उसकी गवाही जब तक हम बुलवाएंगे तो बहुत पैसा लगेगा, वो बहुत दूर चला गया उस अदालत के हाथे से, कोर्ट ये समझे कि इसको बुलवाना जो है वक्त का भी ज़िया है, पैसे का भी ज़िया है, तो क्या हम उसकी उस तहरीर पर, उसके उस नज़रिए पर, उसके उस ओपिनियन के ऊपर हम जो है उसको प्रूव कर सकते हैं? आप कहेंगे बेशक कर सकते हैं। अगली प्रोविजन है कि प्रोवाइडेड फर्दर, मजीद ये कहा गया दैट इफ ओरल एविडेंस रेफर्स टू द एग्जिस्टेंस, अगर कोई जबानी सबूत वो हवाला देता हो टू द एग्जिस्टेंस, वजूद रखने का, आर कंडीशन, या ऐसी कंडीशंस का, ऑफ एनी मटेरियल थिंग, जिसका ताल्लुक किसी मादी वाकया से हो, अदर देन डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट के अलावा हो। दी कोर्ट में, कोर्ट अगर चाहे तो, मे का लफ्ज है, शैल का लफ्ज नहीं होगा, तो मे का लफ्ज यहाँ पे कीमती है। दी कोर्ट में इफ इट थिंग्स फिट, अगर कोर्ट इसको मौजू समझे, रिक्वायर्ड द प्रोडक्शन ऑफ सच मटेरियल थिंग, वो तलब कर सकती है उन दस्तावेज को या उन चीजों को, मटेरियल थिंग को, फॉर इट्स इंस्पेक्शन, अपने मुलाहिजा के लिए। यानी इसके अंदर यह कहा गया कि अगर एक मामला ऐसा है कि जो रिटन लिखा गया, उस रिटन वाक्य के अलावा कुछ ऐसे मामलात भी हैं जो इस रिटन दस्तावेज के साथ जुड़े हुए हो, तो क्या अदालत ऐसा कर सकती है? अगर वो चाहे तो मे का लफ्ज है कि उन के वो जो शवाहिद हैं कि हाँ ये तहरीर हुई थी, या ये मुआहदा हुआ था, या ये दस्तावेज लिखी गई थी, क्या उनको बतौर सबूत अदालत मंगवा सकती है? आपके हाँ अदालत की सवाबदीद है। एक और प्रोविजन इसमें जो बड़ी कीमती है, ये अक्सर आपसे पूछ सकता है, ये शहादत अला अल शहादत कहलाती है। हम इस पे देखते हैं, प्रोवाइडेड फर्दर दैट, मजीद ये कहा गया, इफ ए विटनेस इज डेड, अगर कोई गवाह फोत हो चुका हो, और कैन नॉट बी फाउंड, ये ना पाया जाता हो, और हैज बिकम इनकैपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस, या वो इस काबिल ना हो कि गवाही दे सके, और हिज अटेंडेंस कैन नॉट बी प्रोक्यूर्ड विदाउट एन अमाउंट ऑफ डिले, कि कोर्ट को ये लगे अगर उसको बुलवाएंगे तो डिले होगा, और एक्सपेंस, या खर्चा ज्यादा आएगा, विच अंडर द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, उस केस को लेके द कोर्ट रिगार्ड्स एज अनरीजनेबल, और कोर्ट को ये लगता है कि उसका बुलवाना इतना जरूरी तो नहीं है केस से रिलेटेड। यहाँ पे ए पार्टी, उस केस से रिलेटेड जो पार्टी होगी वो कोई दूर का बंदा नहीं
तो यहां पर क्या लफ्ज कीमती है? ए पार्टी का लफ्ज। शेल हैव द राइट, शेल का लफ्ज बहुत कीमती है, मे का नहीं बल्कि शेल। मैं भी समझाता हूं आपको। ए पार्टी शेल हैव द राइट, उस पार्टी को यह हक हासिल होगा टू प्रोड्यूस शहादत, अला अल शहादत के, शहादत के ऊपर शहादत दे, बाय विच ए विटनेस, जिसके अंदर जो विटनेसेस, जिसके अंदर जो गवाहान हैं, कैन अपॉइंट, उनको अपॉइंट करें, टू विटनेस, दो गवाहों को, टू डिपोज ऑन हिज बिहाफ, जो उसको सुनकर आए और उसके जो सुना हो उसको डिपोज कर दें। एक्सेप्ट इन द केस ऑफ हदूद, बहुत कीमती, मगर ये असूल हदूद केस में लागू नहीं होगा। आप जरा इसको समझें। लॉ गेट में आपसे कहेगा कि एक ऐसा गवाह है जो पाकिस्तान में नहीं, या पाकिस्तान में है तो बहुत दूर है, जो अदालत में नहीं आ सकता। तो क्या कोई आम बंदा जो पार्टी नहीं है इस तरह कर सकता है कि उस गवाह के पास दो बंदे भेजें, दो शख्स भेजे जाएं, वो उसकी गवाही सुनकर आए कि उसने क्या कहा था, उसकी क्या गवाही है, और वो शख्स आकर अदालत के अंदर बयान दे दें कि जज साहब हम उस शख्स के पास गए थे, उस शख्स ने हमें ये गवाही दी है, हम एक दूसरे पे गवाह हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है? आप कहेंगे अगर वो केस की पार्टी है तो कर सकती है, वरन अगर वो केस की पार्टी नहीं है, यानी उनका ताल्लुक ही केस से नहीं है, तो कोई अनजान शख्स ऐसा नहीं कर सकता। तो मिसाल के तौर पर एक ऐसा मेरा केस लगा हुआ है कि जिसके अंदर एक बहुत अहम गवाह है और वो गवाह दुबई रहता है। अब कोर्ट को मैं ये कहूं कि जज साहब ये दो शख्स जो हैं ये मेरे अपने हैं और वो मैं पार्टी हूं केस की, ये शख्स जो हैं ये इस हफ्ते दुबई जा रहे हैं, क्या हम इस तरह करें कि इन दोनों गवाहों, इन दोनों शख्सों को उस विटनेस के पास भेजें और उससे ये कहें कि तुमने जो गवाही देनी थी तुम इनके सामने आके गवाही दे दो। तो जब वो गवाही सुन लेंगे तो उसकी सुनी हुई गवाही ये आके बयान कर दें, शहादत अल शहादत हो, तो आप कहेंगे बिल्कुल ठीक है। तो इसमें कीमती नुक्ता क्या है कि पार्टी होना जरूरी है और जिस गवाह की गवाही सुनने जाएं कम से कम दो शख्स हों, और सबसे कीमती कि ये असूल हदूद केस में लागू नहीं होता। हदूद केस की आप जो सजा देंगे तो जो आपका जो विटनेस है वो मौके पे आकर जिस्मानी तौर के ऊपर हाजिर होकर वो खुद गवाही देगा, उस पे जरा होगी, तब जाकर हम उस बात को मानेंगे। तो हदूद के अलावा बाकी सब में ये वैलिड है। अब है हमारा चैप्टर 5 ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। वो था ओरल एविडेंस, अब है डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ये हमारा है 72 से 84 तक ये जाएगा। प्रूफ ऑफ कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट, कि जो कंटेंट का लफ्ज जब भी आएगा ना तो आप कहेंगे उस दस्तावेज की तहरीर। जो दस्तावेज की तहरीर है उसको कैसे साबित करेंगे? द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट मे बी प्रूव्ड, हम उसको प्रूव कर सकते हैं। मे का लफ्ज है, शेल का लफ्ज नहीं होगा। हम प्रूव कर सकते हैं। बी प्रूव्ड एदर बाय प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस, या तो उसका प्राइमरी एविडेंस देकर या सेकेंडरी एविडेंस देकर। अब प्राइमरी एविडेंस किसको कहते हैं हम अब देखते हैं 73 में। तो पहले 72 को देख लेते हैं कि लॉ गेट में आपसे कहेगा जो कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट है, दस्तावेज की जो तहरीर है, क्या वो प्राइमरी एविडेंस से साबित तो होती है? वो तो है। क्या हम उसकी जगह पर सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं? आप कहेंगे हाँ हम दे सकते हैं, मगर कुछ वजूहात होंगी, कुछ कयूद होंगी, कुछ शराइत होंगी कि अगर प्राइमरी एविडेंस नहीं मिल रहा तो फिर सेकेंडरी एविडेंस की तरफ जा सकते हैं, मगर बेहतर यह है कि आप प्राइमरी एविडेंस दें। दी प्राइमरी एविडेंस मीन, अब है 73 प्राइमरी एविडेंस। प्राइमरी एविडेंस मीन उसका मतलब है द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ, कि जो खुद दस्तावेज, जो खुद असल दस्तावेज है प्रोड्यूस्ड, कि वो पेश की जाए फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट, ताकि कोर्ट उसको मुलाखता करे, उसका जायजा ले, उसको देखे। तो लॉ गेट में आपसे पूछेगा प्राइमरी एविडेंस किसको कहते हैं? आप कहेंगे जो दस्तावेज खुद है। मिसाल के तौर पर ये मेरी दस्तावेज है, अभी जो खुद दस्तावेज है ये प्राइमरी एविडेंस है। अब है एक्सप्लेनेशन 1, वेयर डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड
अगर डॉक्यूमेंट की तामील इस तरह की गई हो इन सेवरल पार्ट के, उसके काफी सारे हिस्से हैं, ईच पार्ट इज एविडेंस, उसका हर हिस्सा वो सबूत होगा ऑफ द डॉक्यूमेंट का। मिसाल के तौर पर मेरे पास डॉक्यूमेंट है तहरीरी जिसके काफी सारे हिस्से हैं, काफी सारे पेजेस हैं, उसके कई पार्ट्स हैं, तो वो तमाम पार्ट जो हैं प्राइमरी एविडेंस कहलाएंगे। तो लॉ गेट में आपसे कहेगा एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके काफी पार्ट हैं तो उसको पार्ट क्या कहलाएंगे, आप कहेंगे प्राइमरी एविडेंस। वेयर ए डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड, अगर एक डॉक्यूमेंट की इस तरह तामील की गई इन काउंटर पार्ट, वो मुसन्ना है। काउंटर पार्ट का मतलब होता है आपस की गुफ्तगू, यानी मैंने उससे कोई बात की तो वो लिखी गई, उसने मुझसे कोई बात की वो लिखी गई, यानी काउंटर पार्ट है। इसको मैं मिसाल से समझा देता हूं। मैंने कहा मैं इस मकान को बेचना चाहता हूं 1 करोड़ का। मैंने ये लिख कर खत भेजा अपने दोस्त को, वो लाहौर बैठा है। उसने मेरे पास खत भेजा कि मैं 1 करोड़ का तो नहीं लूंगा, हाँ आप मुझे 95 लाख में बेच दें। मैंने उसको खत लिख कर भेजा, उसका देखो खत मेरे पास आया। अब मैंने उसको लिखकर भेजा 95 नहीं भी, हम इस तरह करते हैं कि 97 लाख में जो इसका सौदा है वो डन कर देते हैं। तो अब जो हमारे खतूत हैं, अगर ये बतौर सबूत दिए जाएं तो ये काउंटर पार्ट हैं कि हमारी जो आपस में गुफ्तगू चल रही थी, तो ये सब के सब क्या होंगे, ये प्राइमरी एविडेंस होते हैं। वेयर ए डॉक्यूमेंट इज एग्जीक्यूटेड इन काउंटर पार्ट, अगर कोई ऐसा एविडेंस है जो कि काउंटर पार्ट में हो, ईच काउंटर पार्ट बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय वन, जिसकी तामील एक शख्स कर रहा हो, आर सम ऑफ द पार्टीज ओनली, या उसमें से कुछ पार्टियां कर रही हों, ईच काउंटर पार्ट, हर उसका मुसन्ना, इज प्राइमरी एविडेंस, वो प्राइमरी एविडेंस है एज अगेंस्ट द पार्टी एग्जीक्यूटिंग इट, उस पार्टी के खिलाफ कि जो इसकी तामील करती हो। यानी सिंपल वर्ड में जो हमने खत खिताबत की थी, ये तमाम खत प्राइमरी एविडेंस हैं। उसके भी मांगे जाएंगे, भाई तुम बताओ कि तुमने कहा था कि 95 लाख का मैं मकान जो है खरीदूंगा, मेरा खत देखा जाएगा, तुमने क्या कहा था, हम 97 के ऊपर जो है या 96 के ऊपर सौदा डन करते हैं। ये तमाम जो लेटर काउंटर पार्ट जो है, ये गुफ्तगू, ये हमारा प्राइमरी एविडेंस है। एक्सप्लेनेशन नंबर जो 2 है ना, इसको बहुत गौर से देखें, ये बड़ा कीमती है। वेरी नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट, जहां पे जो डॉक्यूमेंट्स हैं आर ऑल मेड बाय वन यूनिफॉर्म प्रोसेस, ये लफ्ज नहीं भूलना अपने लागेट में, यूनिफॉर्म का लफ्ज, कि अगर कोई ऐसी डॉक्यूमेंट है जो एक ही यूनिफॉर्म प्रोसेस से बनाए गए हों तो वो क्या होते हैं, वो प्राइमरी एविडेंस होते हैं। एज इन द केस ऑफ प्रिंटिंग, जैसे कि प्रिंटिंग करवाई जाती है, या लिथोग्राफी, या उसकी जो है संगी प्रिंटिंग करवाई जाती है। यानी लिथोग्राफी क्या होती है कि जो सांचा बनाकर उसके जरिए से हम प्रिंटिंग करते हैं। इसको सिंपल से वर्ड में समझाएं कि आजकल तो पेनाफ्लेक्स आ गए, पहले दौर में जो बैनर बनते थे पहले उसका सांचा बनाया जाता था, उस सांचे के अंदर वो कपड़े काफी सारे रख दिए जाते थे और ऊपर से स्याही डाल दी जाती थी, तो वो स्याही जिस जिस हिस्से पे जाकर जज़ब हो जाती तो वहां पे लिखाई आ जाती थी। जो बाकी यानी सांचा बनाकर जो करते थे उसको लिथोग्राफी कहते हैं। और फोटोग्राफी, या उसकी फोटो खींची गई हो, फोटोग्राफी की गई हो, ईच इज प्राइमरी एविडेंस, वो सब के सब प्राइमरी एविडेंस हैं ऑफ द कंटेंट ऑफ द रेस्ट, उसके जो बाकी बचता है। मैं समझाता हूं, बट वेयर दे आर ऑल कॉपी ऑफ कॉमन ओरिजिनल, लेकिन अगर वो एक ओरिजिनल की कॉपियां हों, ओरिजिनल, दे आर नॉट प्राइमरी एविडेंस, तब वो प्राइमरी एविडेंस नहीं है ऑफ द कंटेंट ऑफ द ओरिजिनल, ओरिजिनल कंटेंट के। बड़ा कीमती है ये एक्सप्लेनेशन नंबर जो 2 है। लॉ गेट में आपसे पूछेगा अगर यूनिफॉर्म प्रोसेस के तहत कोई डॉक्यूमेंट बनाए गए हो वो प्राइमरी होते, आप कहेंगे हाँ। वो कहेगा कि क्या जो हम उसकी प्रिंटिंग करते हैं वो प्राइमरी होती है, आप कहेंगे हाँ। वो पूछेगा लिथोग्राफी प्राइमरी होती है, आप कहेंगे हाँ। फोटोग्राफी प्राइमरी होती है, आप कहेंगे हाँ। वो आपसे कहेगा अगर ऐसा है कि वो सबकी सब कॉपी हैं, ओरिजिनल की कॉपी हैं, तो क्या वो प्राइमरी एविडेंस होगा, वो क्या वो ओरिजिनल होगा, तो आप कहेंगे वो ओरिजिनल नहीं होगा। अब है हमारा आर्टिकल 74 सेकेंडरी एविडेंस। सेकेंडरी एविडेंस किसको कहते हैं, पहले इसको समझा दूं मैं आपको ताकि आपको क्लियर हो जाए। प्राइमरी एविडेंस कहते हैं, मिसाल के तौर पर मैंने अपना ये मकान फरोख्त करना है,
इसकी जो मुआहदा हम लिखेंगे, जो इकरारनामा बै होगा, हमारा जो मुआहदा लिखा जाएगा वो, या हमारी जो रजिस्ट्री होगी मकान की, उसका इंतकाल होगा, यानी असल दस्तावेजात प्राइमरी एविडेंस है। अगर मेरे पास से मेरी जायदाद की रजिस्ट्री वगैरह खो गई हो, गुम हो गई हो, ज़ाया हो गई हो, या किसी के कब्जे में हो, तो फिर मैं अदालत में उसकी फोटो कापी जो जमा करवाऊंगा वो सेकेंडरी एविडेंस होती। तो दस्तावेज खुद बजाते खुद प्राइमरी एविडेंस, उसकी जो फोटो कापियां होती हैं वो सारी की सारी सेकेंडरी एविडेंस है। मगर जो हमने एक्सप्लेनेशन 2 में देखा ना, वो बहुत कीमती है कि जो प्रिंटिंग के जरिए से, लिथोग्राफी के जरिए से, यूनिफॉर्म प्रोसेस के जरिए से ये जो कापियां बनती हैं वो प्राइमरी होती है। सेकेंडरी एविडेंस, सेकेंडरी एविडेंस मींस एंड इंक्लूड्स, सेकेंडरी एविडेंस का मतलब है और उसमें ये तमाम चीजें शामिल हैं, सर्टिफाइड कॉपीज, हस्बे ज़ाब्ता जो सर्टिफाइड कॉपी होती है, गिवन जो दी जाए अंडर दी प्रोविजन हेयर इन आफ्टर कंटेंट, उन तमाम कवानीन में, उन तमाम उसूलों में जो बताए जा रहे हैं। कौन कौन से? कॉपीज मेड फ्रॉम दी ओरिजिनल, ओरिजिनल से कोई कॉपी बनाई गई हो बाय मैकेनिकल प्रोसेस, ये लफ्ज ज़हन में रखना। मैकेनिकल का लफ्ज और यूनिफॉर्म प्रोसेस में ये आपको उलझा कर देगा। अगर तो मैकेनिकल प्रोसेस आएगा तो उसका मतलब है फोटो कॉपी, जो हम फोटो स्टेट की मशीन पे जाते हैं उसको क्या कहते हैं? मैकेनिकल प्रोसेस। और जो हमारे पास यूनिफॉर्म प्रोसेस है वो ओरिजिनल है। तो क्या है? सेकेंडरी एविडेंस किसको कहेंगे? कि अगर हमने उसकी फोटो कॉपी करवाई हो, विच इन देमसेल्फ, जो खुद अपने आप में इंश्योर द एक्यूरेसी ऑफ द कॉपी, जो असल के बारे में उसकी एक्यूरेसी को बताए, उसकी हकीकत को बताए, उसके दुरुस्त होने को बताए। एंड कॉपीज कंपेयर्ड विद सच कॉपी, और उनको आपस में कंपेयर करके देखा जाए तो वो क्या होंगी? सेकेंडरी। यानी सिंपल वर्ड में, मैंने अपनी रजिस्ट्री की जो फोटो कॉपी करवाई है, जब वो फोटो कॉपी होकर निकली तो मैंने देखी बिल्कुल सेम प्रिंट निकला है, बस फर्क ये है कि वो ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल नहीं है। तो कंपेयर किया तो ये फोटो कॉपी कहलाएगी, यानी सेकेंडरी एविडेंस होगा। तीसरा क्या है? कॉपीज मेड फ्रॉम ए कंपेयर्ड विद द ओरिजिनल, ऐसी कापियां कि जो मवाजना करके ओरिजिनल के जरिए से बनाई गई हों। मिसाल के तौर पर पहले जमाने में यही होता था कि जो किताबें लिखी जाती थी तो उस्ताद एक जगह पे बैठ जाता था और कोई किताब लिख देता, अब उस किताब को दरमियान में रखा जाता और शागिर्द जो होते थे वो इर्द गिर्द बैठकर कंपेयर करके जिस तरह उस्ताद ने लिखा हूबहू अपनी लिखाई में उसको लिखते थे, तो वो भी सेकेंडरी है। काउंटर पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, वही वाला जो पीछे पड़ा है, एज अगेंस्ट द पार्टी हु डिड नॉट एग्जीक्यूट देम, जो उसको एग्जीक्यूट ना करे, जो उसकी तामील ना करे, वो भी सेकेंडरी एविडेंस है। देखे, अगर काउंटर पार्ट, लॉ गेट में कहेगा काउंटर पार्ट ऐसा है जिसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो वो दूसरे के खिलाफ क्या होगा? तो एग्जीक्यूट अगर करेगा तो वो क्या हो जाएगा? वो प्राइमरी एविडेंस। अगर एग्जीक्यूट नहीं करते उसको, उस पर तामील नहीं करते, तो वो सेकेंडरी एविडेंस होगा। ओरल, पांचवा है ओरल अकाउंट ऑफ द कंटेंट ऑफ ए डॉक्यूमेंट, किसी डॉक्यूमेंट के मुतालिक जो है कोई जबानी बयान गिवन बाय सम पर्सन, जो कोई शख्स देता है, हु हैज हिमसेल्फ सीन इट, जो उसने देखा, तो वो भी सेकेंडरी एविडेंस है। मिसाल के तौर पर मेरा मुआहदा ये हुआ, हमने तहरीर में लिखा कि आप मुझे चावल की 10 बोरियां दे दें। मैंने अपने दोस्त जाहिद को कहा कि आप मुझे चावल की 10 बोरियां दे दें, मैं उसके बदले आपको जो है 50,000 रुपये देता हूं। उसने कहा ठीक है। हमारा ये तहरीर लिखी गई। जब तहरीर लिखी गई तो मैंने ये कहा कि भाई अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, अभी आप 10,000 रुपये ले लें, और बाद के अंदर क्या नाम है 40,000 मैं आपको बाद में दे दूंगा। अब ये वाली बात जबानी हुई, शरायत हो गई, हमारी लिखी तहरीर क्या गई है? सौदा 50,000 रुपये का, मगर जबानी तौर पर एक इंसानी नाते मैंने उसको रिक्वेस्ट कर दी कि आप जो है 10,000 अब ले लें और बकाया 40,000 आपको बाद में दे दूंगा। ये बात कहते हुए अगर किसी बंदे ने सुना हो कि मेरे सामने से ने ये कहा था कि तहरीर के अंदर, कि तहरीर में चीज़ नहीं लिखी गई, बल्कि मेरी
ओरल तरीके से उन्होंने आपस में कंप्रोमाइज कर लिया था कि अभी 10,000 आप रख लें और मुझे चावल भेज दें, मैं कुछ अरसे के बाद आपको 40,000 भेज दूंगा। तो कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट को ओरल के जरिए से प्रूफ किया जा सकता है, अगर कोई शख्स ये कहे कि उसने उस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई बात देखी हो। 75 प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट बाय प्राइमरी एविडेंस। 75 बहुत कीमती है। वो कहता है सबसे बेहतरीन तरीका क्या है आपका जो है एविडेंस देने का, सबूत देने का। तो बेहतरीन तरीका क्या है कि आप प्राइमरी एविडेंस दें। प्रूफ ऑफ डॉक्यूमेंट बाय प्राइमरी एविडेंस, डॉक्यूमेंट मस्ट बी प्रूव्ड, डॉक्यूमेंट जरूर प्रूव होने चाहिए बाय प्राइमरी एविडेंस, प्राइमरी एविडेंस के जरिए से, एक्सेप्ट इन दी केसेस, मां सिवाय उन केसों के, हेयर इन आफ्टर मेंशन्ड, जो अब आगे दिए जा रहे हैं। तो बेहतर तरीका क्या है, 75 क्या कहता है कि आप उसका प्राइमरी एविडेंस दें, ओरिजिनल दें। 76 क्या बताता है, केसेस इन विच सेकेंडरी एविडेंस, ऐसे केसेस, ऐसे हालात जिसमें सेकेंडरी एविडेंस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट्स, जिसका ताल्लुक डॉक्यूमेंट से हो, मे बी गिवन, हम उसको दे सकते हैं। वो कौन से, सेकेंडरी एविडेंस मे बी गिवन, सेकेंडरी एविडेंस हम दे सकते हैं बतौर सबूत ऑफ द एग्जिस्टेंस, वजूद रखने के बारे में, कंडीशन के बारे में, और कंटेंट या उसकी कोई मवाद के बारे में, ऑफ ए डॉक्यूमेंट, कौन से डॉक्यूमेंट को, इन दी फॉलोइंग केसेस, जो हम आगे देख रहे हैं क्या है। तो यानी एक अंदर आया, व्हेन ओरिजिनल इज शोन, जब ओरिजिनल दिखाया गया हो, और अपीयर, या ऐसा नजर आता हो, टू बी इन दी पोजेशन, कि वो कब्जे में है, और पावर या अख्तियार में है, ऑफ द पर्सन अगेंस्ट हुम, उस शख्स के कब्जे में जिसके खिलाफ द डॉक्यूमेंट इज साट टू बी प्रूव्ड, जिसके बारे के अंदर हम खुद साबित करना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे डॉक्यूमेंट, जिस बंदे पे मैं केस कर रहा हूं, मेरे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल हो ही उसी के पास जिसके खिलाफ मैं केस कर रहा हूं, तो मैं ओरिजिनल तो नहीं दे सकता, तो अब मैं यहां पर सेकेंडरी एविडेंस दूंगा, ये वाली बात की गई है। आर ऑफ एनी पर्सन, या कोई ऐसे शख्स के डॉक्यूमेंट आउट ऑफ रीच ऑफ, जो आपकी पहुंच से दूर है, आर नॉट सब्जेक्ट टू, या उसका कोई ताल्लुक नहीं है, द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट, कोर्ट के प्रोसेस से, आर ऑफ एनी पर्सन, या कोई भी शख्स लीगली बाउंड टू प्रोड्यूस इट, उसको वो लीगली बाउंड हो, ड्यूटी बाउंड हो उसको पेश करने के लिए, एंड व्हेन आफ्टर द नोटिस मेंशन्ड, और जब नोटिस जो मेंशन किया गया है इन आर्टिकल 77, आर्टिकल 77 में, सच पर्सन डज नॉट प्रोड्यूस इट, और वो शख्स उसको लेकर ना आए, तब हम सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं। तो लॉ एक्ट में आपसे पूछेगा 76 के अंदर ए में क्या कहा गया, उसमें यह कहा गया कि आप, 75 में यह कहा गया कि आप, बेहतर तो यह कि आप प्राइमरी एविडेंस दें, मगर 76 में यह कहा गया कि आप प्राइमरी एविडेंस के अलावा आप सेकेंडरी एविडेंस भी दे सकते हैं, मगर कौन सी कंडीशन में, या तो आपके डॉक्यूमेंट उसी बंदे के पास हो जिसके खिलाफ आप केस कर रहे हैं, या ऐसे बंदे के पास हो कि जिसका ताल्लुक उससे केस से ना हो, या फिर ऐसे बंदे के पास हो कि जो ड्यूटी बाउंड था उस कागजात को पहुंचाने का, और उसको नोटिस भी दिया गया, और वो शख्स नोटिस के बावजूद आता ही नहीं, पेश ही नहीं करता। तब हम क्या करेंगे कि अच्छा वो पेश नहीं कर रहा ना, तो अब आप क्या करेंगे, उसकी फोटो कॉपी आके जमा करा देंगे, ये कहा गया। बी, व्हेन द एग्जिस्टेंस, जब उसका वजूद, कंडीशन और कंटेंट, या उसकी कंडीशन या उसके कंटेंट ऑफ द ओरिजिनल के हैव बीन प्रूव्ड, ये साबित हो जाए, टू बी एडमिटेड इन राइटिंग, कि दूसरी पार्टी ने उसको तस्लीम कर लिया है मगर तहरीरी तौर पर, बाय द पर्सन के जरिए से, अगेंस्ट हुम, जिसके जरिए, इट इज प्रूव्ड, ये प्रूव्ड होता है, आर बाय हिज रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट, या उसका नुमाइंदा जिसका मुफाद हो, तब भी हम प्राइमरी एविडेंस की जगह पे सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं। तो लॉ एक्ट में आपसे कहेगा कि अगर कोई मुतनाज़ा मामला चल रहा था, मेरे और जाहिद के दरमियान कोई मामला चल रहा था, और जाहिद ने मेरी एक बात को मान लिया और रिटर्न उसको लिख दिया, तो क्या हम, जब उसने एडमिट कर लिया है, तो क्या हम सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं? आप कहेंगे हाँ। तो लॉ एक्ट में पूछेगा, पार्टी का जो नुमाइंदा होता है, रिप्रेजेंटेटिव होता है, मगर उसका इंटरेस्ट हो, मफाद हो उस केस में, तो वो भी ऐसा कर सकता है, सेकेंडरी एविडेंस दे सकता है? आप कहेंगे हाँ।
तो आगे है सी, व्हेन द ओरिजिनल हैज बीन डिस्ट्रॉयड, जब ओरिजिनल जाया हो चुका हो और लॉस्ट या गुम हो चुका हो, और व्हेन द कोर्ट और व्हेन द पार्टी जब पार्टी ऑफरिंग एविडेंस, वो जो एविडेंस ऑफर करती है ऑफ इट्स कंटेंट्स, इसके कंटेंट को कैन नॉट नहीं कर सकती फॉर एनी अदर रीजन, दूसरी किसी वजूहात पर, नॉट अराइजिंग फ्रॉम हिज ओन डिफॉल्ट, मगर उनका अपना कोई कसूर नहीं है, और निगलेक्ट या उनका कोई नजरअंदाजी नहीं है, प्रोड्यूस इट, इसको प्रोड्यूस करने कोई नजरअंदाजी नहीं है, प्रोड्यूस इट इन रीजनेबल टाइम, उसको रीजनेबल टाइम में पहुंचाने में। इसको जरा समझे, मेरे डॉक्यूमेंट हैं, मेरा कोई कसूर नहीं, वो सैलाब में बह गए। देखें, इसको मिसाल से समझते हैं कि मेरे डॉक्यूमेंट हैं, मेरा कसूर नहीं है, और वो सैलाब में बह गए, लॉस्ट हो गए, तो क्या मेरे पास सैलाब में जो बह गए थे उसकी फोटो कॉपी मेरे पास रह गई? मेरा कसूर नहीं था। अगर मेरा कसूर के तहत जाया हुए हों तब मैं सेकेंडरी एविडेंस नहीं दूंगा। मेरा कसूर ना हो, इस वाली बात में क्या कहा गया, मेरा कसूर ना हो, पार्टी का कसूर ना हो, तब वो क्या कर सकते हैं कि वो लॉस्ट हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, तो उसकी फोटो कॉपी दी जा सकती है, उसका सेकेंडरी एविडेंस दिया जा सकता है। डी में, व्हेन ड्यू टू वॉल्यूम, जब उसका हुज्जम जो है और बल्क ऑफ द ओरिजिनल वो बहुत भारी हो, कॉपीज उसकी कॉपियां देर ऑफ उससे हैव बीन मेड जो बनाई गई हो, बाय मीन ऑफ माइक्रोफिल्मिंग, माइक्रो तरीके से, बाय मीन ऑफ माइक्रोफिल्मिंग, जो माइक्रोफिल्मिंग के जरिए बनाई गई हो, और अदर मॉडर्न डिवाइसेस या किसी दूसरी डिवाइसेस के जरिए। मिसाल के तौर पर लागेट में आपसे कहेगा एक ऐसा दस्तावेजात है जो बहुत बल्कि हैं, बहुत ज्यादा भारी हैं, बिखरे पड़े हैं, तो क्या इस तरह कर सकते हैं कि मॉडर्न डिवाइस के जरिए से हम उसका बतौर सबूत अदालत में पेश कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मेरी यहाँ पे काफी सारे दस्तावेज दीवारों पे लिखी हुई है प्रिंट की शक्ल के अंदर, या फिर बहुत भारी दस्तावेजात हैं, तो मैं उनकी वीडियो बनाकर आगे पेश कर सकता हूँ बतौर सेकेंडरी एविडेंस। ई के अंदर क्या कहा गया, व्हेन द ओरिजिनल इज ऑफ सच ए नेचर, जब ओरिजिनल इस नेचर का हो एज नॉट टू बी इजीली मूवेबल, के हम उसको आसानी से मूवेबल नहीं करवा सकते, तब भी हम उसकी फोटो कॉपी देंगे। मिसाल के तौर पर एक पहाड़ है, उस पहाड़ के ऊपर कोई चीज लिखी गई है, अब पहाड़ तो उठा के हम अदालत में नहीं लेके जा सकते, तो उस पहाड़ की वीडियो या तस्वीर बनाकर अदालत में पेश कर सकते हैं। When the original is a public document, जब ओरिजिनल पब्लिक डॉक्यूमेंट हो विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 85, आर्टिकल 85 के तहत, तब भी हम उसकी सेकेंडरी कॉपी दे सकते हैं। When the original is a document, जब ओरिजिनल ऐसा डॉक्यूमेंट हो of which a certified copy is permitted by this order, कि इस कानून शहादत ने इजाजत दे दी हो कि ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है, लागेट में आपसे कहेगा कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसकी सर्टिफाइड कॉपी की क्यूएसओ ने इजाजत दे दी, आर बाय एनी अदर लॉ, या किसी दूसरे कानून ने इजाजत दे दी, इन फोर्स जो नाफिजुल वक्त हो इन पाकिस्तान में, टू बी गिवन इन एविडेंस, हम उसकी भी फोटो कॉपी दे सकते हैं। ये हम सारा क्या पढ़ रहे हैं, 76 के अंदर हम ये पढ़ रहे हैं कि जितने भी एविडेंस प्राइमरी अगर हम ना दे पाए तो इन हालातों में हम उनका सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, सर्टिफाइड कॉपी दे सकते हैं, अगर क्यूएसओ खुद ये कहे कि हाँ इसका आप सर्टिफाइड कॉपी जमा करा सकते हैं, या कोई और कानून कह दे। आगे है कि व्हेन द ओरिजिनल कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस अकाउंट, या जब ओरिजिनल ऐसा हो कि उसके बहुत ज्यादा बिखरा पड़ा हो, और अदर डॉक्यूमेंट या बहुत दूसरे डॉक्यूमेंट्स हो विच कैन नॉट कन्वेंटली बी एग्जामिन्ड इन कोर्ट, जो आसानी के साथ कोर्ट जो है उसका मुआयना ना कर सके, एंड द फैक्ट टू बी प्रूव्ड, और उसके जो हकायक हैं जो प्रूफ किए जा सकते हैं, इज द जर्नल रिजल्ट ऑफ होल कलेक्शन, और उसका प्रूफ क्या हो, वो जर्नल तौर के ऊपर होल का हम उसके जरिए से सबूत बना के आगे पेश कर दें। मिसाल के तौर के ऊपर लागेट में आपसे कहेगा कि ऐसा डॉक्यूमेंट, न्यूमरस का लफ्ज आपने नहीं बोलना, कि न्यूमरस अकाउंट के ऊपर है, कोई ऐसा केस आ गया जिसका खाता इतने रजिस्टरों के अंदर बिखरा पड़ा, बहुत रजिस्टर हैं, तो क्या हम उनका निचोड़ निकाल कर उसकी सेकेंडरी कॉपी उसकी दे सकते हैं? आप कहेंगे हाँ, अगर न्यूमरस अकाउंट में हो तो।
आगे है व्हेन एन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ ए जुडिशियल रिकॉर्डिंग, अगर ओरिजिनल जो है वो जुडिशियल रिकॉर्डिंग का हिस्सा हो। व्हेन एन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, जब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ जुडिशियल रिकॉर्डिंग का हिस्सा हो, इज नॉट अवेलेबल, और वो अवेलेबल ना हो, एंड ओनली ए सर्टिफाइड कॉपी, और उसकी सिर्फ सर्टिफाइड कॉपी देयर ऑफ इज अवेलेबल, वो अवेल हो, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द सर्टिफाइड कॉपी शेल आल्सो बी एडमिजिबल, तब उसकी जो फोटो कॉपी हम एडमिजिबल होगा एज सेकेंडरी एविडेंस के तौर पर। तो जो अदालती दस्तावेजात होते हैं तो अदालत आपके हाथ में तो नहीं देती ना, उसकी हस्बे ज़ाब्ता सेकेंडरी कॉपी आपके हाथ में दे देती, इसमें ये कहा। अब इसके अंदर ये कहा गया नीचे, इन केस ए सी डी एंड ई, ये ऊपर आप देख लेना कौन कौन से हैं जो मैंने अभी बताए। एनी सेकेंडरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट इज एडमिजिबल, वो एडमिजिबल होंगे कैसे? इन केस बी के केस में द रिटन एडमिशन इज एडमिजिबल, जो बी का हमने केस पढ़ा था उसमें सिर्फ तहरीरी अगर कोई मवाद है तो वो कबूल किया जाएगा। इन केस ऑफ एफ और जी, जो केस एफ और जी है, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट, उसकी सर्टिफाइड कॉपी डॉक्यूमेंट की, बट नो अदर काइंड्स ऑफ सेकेंडरी एविडेंस, उसकी सिर्फ सर्टिफाइड कॉपी हम दे सकते हैं, इज एडमिजिबल, वो एडमिजिबल होगी, वो काबिल कबूल होगी। इन केस एच, मगर जो एच वाला केस जो था हमारे पास जिसमें न्यूमरस अकाउंट था, एविडेंस में भी गिवन, हम एविडेंस दे सकते हैं एज टू द जर्नल रिजल्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट के जर्नल रिजल्ट के तौर पर, बाय एनी पर्सन, किसी भी शख्स के जरिए से, हु हैज एग्जामिन्ड देम, जिसने उनका मुआयना किया हो, एंड हु इज स्किल्ड, और उसकी महारत भी हो, इन द एग्जामिनेशन ऑफ सच डॉक्यूमेंट, ऐसे डॉक्यूमेंट में। ये बहुत कीमती जो एच वाला है ना न्यूमरस अकाउंट, कि ऐसा कोई सबूत है जो बहुत से खातों में बिखरा हुआ है, और वो जो सबूत है उसका ताल्लुक है मिसाल के तौर पर आईटी से, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से उसका कोई ताल्लुक है। अगर मुझे वो आईटी नहीं आती तो मैं उसका गवाह नहीं बन सकता, बल्कि कौन बनेगा? जो आईटी जानता हो, वो उस मौके पे जाए, तमाम के तमाम जो न्यूमरस अकाउंट है उनका मुआयना करे, एग्जामिन करे, और फिर आकर जो है वो अपनी रिपोर्ट मुरतब कर दें। अब हम पढ़ रहे हैं 77, हमारा 76 कंप्लीट हो गया। 76 में सिर्फ क्या कहा गया, इतनी बात की गई कि इन केसों के अंदर आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं, मगर शर्त क्या है कि या तो शख्स फोत हो चुका हो जिसका ये डॉक्यूमेंट था, या वो लॉस्ट हो चुके हों, या कोर्ट को ऐसी रीजन लगे कि ये बेहतर नहीं उसको बुलवाना, तब आप ये कर सकते हैं। 77 में रूल्स एज टू नोटिस टू प्रोड्यूस, जो रूल्स हैं नोटिस के वो क्या होंगे? सेकेंडरी एविडेंस ऑफ द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट, जो सेकेंडरी एविडेंस है तहरीर डॉक्यूमेंट को लेकर, रेफर टू इन आर्टिकल 76 पैराग्राफ ए, जिसका ताल्लुक आर्टिकल 76 के पैराग्राफ ए से है, शेल नॉट बी गिवन, वो तब तक नहीं दिया जा सकता, अनलेस द पार्टी, जब तक के पार्टी proposing to give such secondary evidence has previously given to the party, उसने पहले पार्टी को, दूसरी पार्टी को, in whose possession, जिसके वो कब्जे में है, और पावर, ये उसकी ताकत में है, the document is, उसके पास है, और to his advocate, या उसके एडवोकेट के पास है। मैं भी समझाता हूं ये। such notice to produce, उसको जब तक हम नोटिस नहीं देंगे तब तक हम उसकी सेकेंडरी कॉपी नहीं दे सकते, एज इट इज प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ, और जो लॉ ने तजवीज कर दिया गया हो, एंड इफ नो नोटिस इज प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ, और अगर लॉ ने खुद कह दिया कि आप नोटिस दिए बगैर उसको जमा करा दें, देन सच नोटिस एज द कोर्ट कंसीडर रीजनेबल, और वो कोर्ट जो है वो उसको रीजनेबल करार दे, अंडर द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस, केस की हालात को लेकर। अब इसको जरा गौर से समझें। आर्टिकल 76 के पैराग्राफ ए के अंदर ये कहा गया कि अगर मेरे डॉक्यूमेंट ऐसे थे कि उस शख्स के पास है जिसके खिलाफ मैं केस कर रहा हूं, लॉ गेट में आपसे कहेगा आर्टिकल 76 के तहत आपके डॉक्यूमेंट उस शख्स के पास है जिसके खिलाफ आप केस कर रहे हैं,
तो क्या अब आप फोटो कॉपी उठाकर अदालत में जमा करवा सकते हैं? आप कहेंगे नहीं। कब जमा करवाएंगे? पहले उस बंदे को नोटिस देंगे, उस मुखालिफ पार्टी को, देखो भाई मेरे जो हैं दस्तावेजात तुम्हारे कब्जे में हैं, मैंने इसको अदालत में पेश करना है, मैं तुम्हें नोटिस दे रहा हूं, ये मुझे दे दें। यानी उसके नोटिस में, उसके नॉलेज में डाल देना। जब नोटिस उस तक पहुंच जाए फिर भी वो ना दे तो फिर आप क्या करेंगे? उसकी सेकेंडरी एविडेंस जमा कराएंगे, मगर आपको नोटिस दिखाना होगा कि मैंने उसको नोटिस दिया। तो लॉ एक्ट में कहेगा पार्टी को तो नोटिस दिया जाता है, क्या उसके अगर वकील को नोटिस दिया जा सकता है? आप कहेंगे हाँ। या तो उसके वकील को कहा हो कि आप मेरे दस्तावेजात वापस कर दें, उसके नोटिस में बात डाल दी हो, और फिर वो ना दें, तब आप सेकेंडरी एविडेंस जमा करा सकते हैं। प्रोवाइडेड दैट, इसमें एक प्रोविजन है, दैट सच नोटिस शैल नॉट बी रिक्वायर्ड, ऐसे नोटिस अब जरूरत नहीं होगी इन ऑर्डर टू रेंडर, पेश करने में सेकेंडरी एविडेंस को एडमिजिबल इन एनी ऑफ द फॉलोइंग केस, जिनका ताल्लुक दर्ज झैल केसों से हो, और इन एनी अदर केस, या कोई और केसों से हो, इन विच द कोर्ट थिंक फिट, जिसमें कोर्ट ये तस्वुर करे, टू डिस्पेंस विद इट, कि चलो मैं इसको माफ कर देती हूँ, इसको शर्त को हटा देती हूँ, डिस्पेंस कर देती हूँ। कौन कौन सी शराइत हैं? यानी अब इस प्रोविजन में ये कहा गया, ऊपर तो ये कहा गया ना कि जब तक आप उस मुखालिफ पार्टी को नोटिस जारी नहीं करेंगे कि भाई आपके पास मेरे दस्तावेजात हैं, वो पेश करो, तो नोटिस देना पड़ता है। यहां पर यह कहा गया कि ये जो केसेस 6 केस आगे दिए जा रहे हैं, इनके अंदर आपको नोटिस देने की जरूरत नहीं है। कौन कौन से केसेस हैं, इसको बड़े गौर से समझना। When the document to be proved, वो डॉक्यूमेंट जिसको प्रूव करना है, इज इट सेल्फ ए नोटिस, वो खुद बजाते खुद एक नोटिस हो, तो लॉ एक्ट में कहेगा ऐसा डॉक्यूमेंट जो खुद एक नोटिस है, क्या उसको भी प्रूव करने के लिए नोटिस देना पड़ेगा? आप कहेंगे नहीं। When from the nature of the case, या केस की नेचर के हिसाब से, दी एडवर्स पार्टी, मुखालिफ पार्टी, मस्ट नो, वो जरूर जानती हो, दैट ही विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस इट, कि ये जरूरी है कि इसको प्रोड्यूस किया, यानी मुखालिफ पार्टी उसका पेश करने को जानती हो, तब भी आप नहीं देंगे। व्हेन इट अपेयर, जब ऐसा नजर आए, और इस प्रूव, ये साबित हो जाए, दैट द एडवर्स पार्टी हैज ऑब्टेन्ड पोजेशन, कि मुखालिफ पार्टी ने उस पर कब्जा कर लिया है, ऑफ द ओरिजिनल पे, बाय फ्रॉड और फोर्स, फ्रॉड के जरिए से या फोर्स के जरिए से, बड़ा कीमती है। मुखालिफ पार्टी जिसके खिलाफ मैं केस कर रहा हूं, उसने मेरे डॉक्यूमेंट फ्रॉड के जरिए से या फोर्स के जरिए अपने पास रख लिए हैं, और ये साबित हो चुका कि वाकई इन्होंने फ्रॉड के जरिए से अपनी पोजेशन में ले लिए, साबित हो चुका हूं, तब मुझे नोटिस देने की जरूरत नहीं है। अगर साबित नहीं हुआ तो फिर मैं पहले नोटिस भेजूंगा। अगर साबित यह हो जाए कि उन्होंने वाकई जबरदस्ती से छीने हैं, तब आपको नोटिस देने की जरूरत नहीं है। अब हम चौथा पढ़ रहे हैं। When the adverse party or his agent, जब एडवर्स पार्टी या उसका एजेंट हैज द ओरिजिनल इन कोर्ट, जब मुखालिफ की तरफ से कोर्ट में वो डॉक्यूमेंट जमा हो, तब भी नोटिस देने की जरूरत नहीं होती। पांचवा है व्हेन द एडवर्स पार्टी और हिज एजेंट, ये तो एडवर्स पार्टी या उसका कोई एजेंट हैज एडमिटेड, उसने कबूल कर लिया हो, दैट लॉस ऑफ द डॉक्यूमेंट, के वाकई डॉक्यूमेंट इस बंदे के गुम हो चुके। जैसे मैंने उस बंदे पे केस किया कि मेरे दस्तावेज सैलाब में बह गए जज साहब, और मुखालिफ पार्टी के हाँ ये मैं तस्लीम करता हूँ, वाकई इसके दस्तावेजात जो हैं वो सैलाब में बह गए, मगर ये मेरा मकान है, वो शख्स के मेरा मकान है, मैं कहूँ मेरा मकान है। तो अगर मुखालिफ पार्टी खुद मुंह से मान ले कि नहीं वाकई इसके जो दस्तावेजात हैं ओरिजिनल डिस्ट्रॉय हो गए, लॉस्ट हो गए, तब भी नोटिस देने की जरूरत नहीं होती। When the person in possession, जब कोई शख्स जिसके कब्जे में, ऑफ द डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट हो, इज आउट ऑफ रीच ऑफ, जो पहुंच से दूर हो, और नॉट सब्जेक्ट टू, या उसका कोई ताल्लुक ना हो, द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट, कोर्ट के किसी प्रोसेस से, तो कोर्ट की कार्रवाई का हिस्सा वो ना हो, तब भी नोटिस देने की जरूरत नहीं है। तो 76 में हमने क्या देखा, 75 से लेके चलते हैं। 75 में हमने देखा कि बेहतर तरीका यह है कि आप प्राइमरी एविडेंस दें। 76 ये कहता है कि ये वाले जो केस हैं, इनके अंदर आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हैं। 77 में ये कहा गया कि 76 का जो पैराग्राफ ए है कि अगर मेरे डॉक्यूमेंट मुखालिफ पार्टी के कब्जे में है जिनके खिलाफ मैं केस कर रहा हूं,
तो मुझे पहले उनको नोटिस देना पड़ेगा कि आप भाई मेरे दस्तावेजात जो हैं वो जमा करा दें, अच्छी बात नहीं है। या तो उस पार्टी को कहूं या उसके वकील को कहूं, तब मैं अगर नोटिस दे दिया है और नोटिस का सबूत अदालत में दूंगा कि जज साहब मैंने इनको नोटिस भी भेजा फिर भी ये नहीं दे रहे, तब मैं सेकेंडरी एविडेंस देने का अहल होऊंगा। अब आगे जो केस दे दिए हैं कि इनके अंदर नोटिस देने की जरूरत नहीं होती, वो मैंने आपको बता दिया। 78 प्रूफ ऑफ सिग्नेचर एंड हैंड राइटिंग, कि हैंड राइटिंग और सिग्नेचर को प्रूफ कैसे करते हैं ऑफ ए पर्सन, एक शख्स की, एलिज्ड जिसके ऊपर इल्जाम हो टू हैव साइंड कि उसने साइन किए हैं, और रिटन डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस, या रिटन डॉक्यूमेंट जो प्रोड्यूस करने हैं। इफ द डॉक्यूमेंट, अगर कोई दस्तावेजात इज एलिज, उसके ऊपर ये इल्जाम हो, टू बी साइंड कि ये इसने साइन किए हैं, और टू हैव बीन रिटन होली, या तो उसने मुकम्मल लिख, या फिर उसने मुकम्मल लिखे हैं, और इन पार्ट, ये उसका कुछ हिस्सा, बाय द पर्सन, उस शख्स ने लिखा है, द सिग्नेचर, या उसके कुछ दस्तखत हों, और द हैंड राइटिंग ऑफ सो मच ऑफ द डॉक्यूमेंट, या उसकी जो लिखाई है उसका काफी हिस्सा डॉक्यूमेंट एज इज एलिज, और उसके ऊपर इल्जाम हो टू बी इन पर्सन हैंड राइटिंग कि ये उस शख्स की हैंड राइटिंग है, मस्ट बी प्रूफ, लफ्ज बड़ा कीमती है, वो जरूर प्रूफ किया जाएगा, टू बी इन हिज हैंड राइटिंग कि उसकी हैंड राइटिंग है। लागेट में आपसे कहेगा 78 के अंदर मैं ये कहता हूं कि जज साहब ये तहरीर इसी बंदे के हाथ की लिखी है, अब ये मुकर रहा है कि ये मेरे हाथ की नहीं लिखी, ये इस पे मैंने सिग्नेचर नहीं किए, तो अब मुझे उसकी तहरीर को साबित करना होगा, प्रूफ करना होगा। 79 प्रूफ ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट, आपने जो डॉक्यूमेंट उसकी तामील को प्रूफ करना है, रिक्वायर्ड बाय लॉ, जो लॉ रिक्वायर्ड करता है, टू बी अटेस्टेड कि वो अटेस्ट होना चाहिए। 79 में ऐसे डॉक्यूमेंट कि अदालत कहती है मैं तब ऐसे डॉक्यूमेंट को कबूल करूंगी कि अगर उसको अटेस्ट किया हो, तो ये इसमें ये कहा गया, इफ ए डॉक्यूमेंट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ, अगर ऐसे डॉक्यूमेंट जिसका कानून खुद ये कहता है टू बी अटेस्टेड कि वो अटेस्ट होने चाहिए, इट शैल नॉट बी यूज्ड एज एविडेंस, वो तब तक सबूत नहीं बनकर पेश होंगे, अनटिल टू अटेस्टिंग विटनेस, जब तक के दो ऐसे गवाहान जिसने इसकी तस्दीक की हो, एट लीस्ट हैव बीन कॉल्ड, जब तक उनको बुलाया ना जाए, फॉर द पर्पज ऑफ प्रूविंग इट्स एग्जीक्यूशन, के क्या वाकई ये दस्तावेज लिखे गए हैं। इफ देयर बी टू अटेस्टिंग विटनेस, अगर ये जो दो शनाख्त करने वाले, जो तस्दीक करने वाले जो विटनेस अलाइव जिंदा हों, एंड सब्जेक्ट टू द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट, और वो कोर्ट की प्रोसेस का हिस्सा हों, एंड कैपेबल ऑफ गिविंग एविडेंस, और वो एविडेंस देने के काबिल भी हों। अब बड़ा कीमती है ये। 79 में ये कहा गया, लागेट में आपसे कहेगा ऐसा एक डॉक्यूमेंट है जिस पे कोर्ट ये कहती कि जब तक इसकी तस्दीक नहीं होगी तब तक मैं इसको बतौर सबूत कबूल नहीं करूंगी, तो क्या आप उस डॉक्यूमेंट को कोर्ट में जमा करा सकते हैं बतौर सबूत? आप कहेंगे नहीं, बल्कि क्या करना होगा, दो गवाहान जिनके सामने वो लिखे गए थे, उनको अगर वो जिंदा हैं और कोर्ट की कार्रवाई का हिस्सा है, प्रोसेस में आते हैं, तो मैं उनको पहले पेश करूंगा कि जज साहब ये दो आ गए हैं, अब इन पे तस्दीक कर ले कि वाकई इन्होंने ये इनके सामने लिखे गए थे, ये वाली बात की कि अगर कोर्ट खुद के अटेस्टेड होना जरूरी है तो वो दो विटनेस लेके आने होंगे। प्रोवाइडेड, इसमें प्रोविजन आ गई, दैट इट शैल नॉट बी नेसेसरी, अब जरूरी नहीं है, टू कॉल एन अटेस्टिंग विटनेस, के किसी तस्दीक करने वाले विटनेस को बुलाओ, इन प्रूफ ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, के किस डॉक्यूमेंट की तामील हुई है, नॉट बीइंग ए विल, अगर वो कोई वसीयत नहीं है तो, यानी इन केसों के अंदर जो है आपको तस्दीक की जरूरत नहीं है। विच हैज बीन रजिस्टर्ड, ऐसी वसीयत जिसको रजिस्टर्ड किया गया हो इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, ऐसी वसीयत जिसको रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के जरिए लिखा गया हो, अनलेस इट्स एग्जीक्यूशन बाय पर्सन, जब तक के उसकी तामील जो शख्स है, बाय होम, जिसके जरिए इट पर्पस टू हैव बीन एग्जीक्यूटेड इज स्पेसिफिकली डिनाइड, तावक्तिया के वो खुद इनकार ना करते। तो लागेट में आपसे कहेगा जो डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड होते हैं, अदालत जिन डॉक्यूमेंट को ये कहती है कि रजिस्टर्ड होंगे तो मैं कबूल करूंगी, तो क्या उनको
बगैर गवाहान की तस्दीक के हम जमा करा सकते हैं? आप कहेंगे नहीं। तो लॉ एक्ट में कहेगा अगर एक ऐसी विल है जो रजिस्टर्ड हुई है 1908 की रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत, तो क्या अब भी हमें दो गवाहान बुलवाने पड़ेंगे कि इनके सामने ये रजिस्टर्ड हुई थी? अब नहीं बुलवाने पड़ेंगे। 80, ये हमारा आज के लेक्चर में आखिरी है। प्रूफ वेयर नो अटेस्टिंग विटनेस फाउंड। अगर अटेस्टिंग विटनेस पाए ही नहीं जा रहे, मिल ही नहीं रहे, इफ नो सच अटेस्टिंग विटनेस कैन बी फाउंड, अगर इस तरह के विटनेस मिल ही नहीं रहे जिन्होंने अटेस्ट किया था, यानी लॉ एक्ट में कहेगा वो गवाहान जिन्होंने अटेस्ट किया था, अदालत कहती है कि उन गवाहों को बुलाकर लेकर आओ कि जिन गवाहान ने ये अटेस्ट की, जिनके सामने अटेस्ट हुए थे। तो आप ये कहते हैं कि वो गवाह मिल ही नहीं रहे, फोत हो गए हैं, गुम हो गए हैं, पता नहीं, उनके लापता हो चुके, तब क्या होगा? इफ नो सच अटेस्टिंग विटनेस कैन बी फाउंड, अगर उस तरह के विटनेस नहीं पाए जाते, मिल नहीं रहे, इट मस्ट बी प्रूव्ड, तब हमें साबित करना होगा दैट द विटनेस हैव एदर डाइड, कि वो विटनेस मर चुका है, और कैन नॉट बी फाउंड, या वो मिल ही नहीं रहा, एंड दैट द डॉक्यूमेंट वाज एग्जीक्यूटेड बाय द पर्सन, और जो डॉक्यूमेंट है वो एग्जीक्यूट किए थे उस पर्सन ने, हु पर्पस टू हैव डन सो, जिसने ये डन किया। तो लॉ एक्ट के अंदर आपसे कहेगा कि अगर एक ऐसा डॉक्यूमेंट है कि कोर्ट कहती है कि जब तक इसकी तस्दीक करने वाले बंदे नहीं आएंगे मैं इसको कबूल नहीं करूंगी, अगर वो बंदे मर जाते हैं या पाए नहीं जाते या किसी तरीके से अवेल नहीं है, तब क्या होगा? अब आप कोर्ट को किस तरह सेटिस्फाई करेंगे कि जज साहब वो बंदे नहीं मुझे मिल रहे, तो अब आपको प्रूफ करना होगा कि वो मर चुके, उनका डेथ सर्टिफिकेट पेश कर दें, या उन लोगों को ले आए कि देखें इनके सामने मैंने उसको तलाश किया, ये भी तलाश कर रहे, वो मिल ही नहीं रहा, तो यानी हमें साबित करना होता है। यहाँ तक का था, दुआ में याद रखना। बहुत शुक्रिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद व अला आलिहि व सल्लम। अल्लाह हाफिज़।